गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया। ओके, तो बेटा अपन अपना ऊष्मागतिकी चैप्टर चल रहा था जिसमें अपने 2 लेक्चर हो गए हैं, लेक्चर नंबर 148 और 149। तो आज अपन अपना लेक्चर नंबर 150 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर अपना क्या है? ऊष्मागतिकी, जिसे बोले तो क्या बोलते हैं अपन? थर्मोडायनेमिक्स। इसकी बात कर रहे हैं, ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो बेटा इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था? इसमें मैंने आपको एक तो ऊष्मागतिकी के रिलेटेड कुछ परिभाषाएं, जिसमें निकाय, परिवेश, परिसीमा, ब्रह्मांड, निकाय के प्रकार, जिसमें खुला निकाय, बंद निकाय, विलगित निकाय, समांगी निकाय, विषमांगी निकाय। उसके बाद में बेटा अपन ने मात्रा आश्रित गुण, मात्रा स्वतंत्र गुण, इन सब की बात की थी। इसके बाद में जो अपना लेक्चर नंबर 149 था, वहां से अपना मेन चैप्टर स्टार्ट हुआ था, जिसमें बेटा अपन ने क्या क्या बातें की थी? जिसमें अपन ने बेटा आपसे बात की थी ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम के गणितीय रूप देखा था। इसके बाद इसके निष्कर्ष बताए थे, जिसमें समतापी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, समआयतनी प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम, इसकी बात की थी। फिर अपन ने एंथैल्पी या ऊष्मांश की बात की थी, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। जिसमें लास्ट अपन ने रासायनिक अभिक्रिया के लिए देखा था डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT। बताया था प्रक्रम के लिए ताप परिवर्तित होता है, और जबकि रासायनिक अभिक्रिया के लिए डेल्टा Ng मतलब मोलों की संख्या परिवर्तित होती है। इतनी बात समझ में आ गई। और डेल्टा Ng मैंने आपको बताया था क्या होता है? उत्पाद के गैस मोल माइनस अभिकारक के गैस मोल। ये सारी बातें बेटा आपको पता है। डन बेटा। तो अब अपन इसमें आगे की बात स्टार्ट करें, तो कुछ पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, जिससे फिर हमारे के क्वेश्चंस जो होंगे वो स्टार्ट करना इजी हो जाएंगे। समझ में आ गई बात बेटा? तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे। बेटा आपका जो मॉड्यूल में आप देखोगे, तो मॉड्यूल में थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री दोनों साथ दिया हुआ है। अभी अपना जो चल रहा है केवल थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, ऊष्मागतिकी चल रहा है। तो केवल आप न्यूमेरिकल भी जब करो, आज के लेक्चर के बाद आप थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करें, तो केवल ऊष्मागतिकी के न्यूमेरिकल करें अभी, जिसमें भी अभी आप पहले स्टेज 1, 4 स्टेज होती है आपके पास, स्टेज 1, 2, 3, 4, सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो आप इसमें बेटा पहले स्टेज 1 और स्टेज 4 में जो क्वेश्चन हमारे पास ऊष्मागतिकी से रिलेटेड है वो आप करने की कोशिश करें। फिर जैसे ही 1-2 लेक्चर के बाद में अपने पास और कंटेंट हो जाएगा, तो एक पूरा लेक्चर में अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो पहले ही आप स्टेज 7 के साथ सॉल्व करते चलें, जिससे जब मैं डिस्कस कराऊं तो आपके क्वेश्चंस करे हुए हैं। क्योंकि मैं डिस्कस कर रहा हूं और आपके किए हुए नहीं होंगे, तो फिर बेटा वो मजा नहीं आएगा। समझ में आ गई बात बेटा? तो बेटा थर्मोडायनेमिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, जो हमारे को क्वेश्चंस सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। समझ में आ रही है बात बेटा? तो इसमें देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। फर्स्ट पॉइंट, जो भी हमारे को अभिक्रिया देता है, सबसे पहले आप उस अभिक्रिया को देखें और पता करें कि क्या हो रहा है, दहन हो रहा है, या कौन सा इसमें अवयव गैस अवस्था में है, कौन इसमें द्रव अवस्था में है, कौन इसमें ठोस अवस्था में है। आप बोलोगे सर ये पता होना क्यों जरूरी है? बेटा ये पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे को इसमें उत्पाद के गैस मोल माइनस अभिकारक के गैस मोल करके आपको अभिक्रिया के लिए डेल्टा Ng का मान पता करना होता है। वो कैसे पता करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें बेटा पॉइंट्स की बात करें तो अपन ने क्या बोला? सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को देखें। सेकंड पॉइंट की बात करूं, जब भी बेटा अपन हाइड्रोकार्बन का दहन करते हैं तो हमेशा CO2 और जल बनता है। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। ये हमने बेटा मोल कॉन्सेप्ट में भी देखा था कि हाइड्रोकार्बन का दहन किया जाता है तो CO2 और जल बनता है। तो अपन ने क्या बोला? जब भी हाइड्रोकार्बन का दहन होता है तब CO2 व जल बनता है। समझ में आ गई बात? जब भी हाइड्रोकार्बन का दहन होगा तो बेटा आपका क्या बनेगा? CO2 और जल बनेगा। बेटा सामान्यतः जब भी अपने पास रिएक्शन होगी तो ध्यान रखें, एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन, अम्ल क्या होते हैं? द्रव होते हैं। सामान्यतः एल्डिहाइड,
कीटोन, एल्कोहल, ये बेटा आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा भी है और अभी अपने पास भी आएगा। अम्ल क्या होते हैं? द्रव होते हैं। बेटा फिर से बोल रहा हूं, ये द्रव का पता करना हमको क्यों जरूरी है बेटा? क्योंकि हम जब डेल्टा एनजी अभिक्रिया के आधार पे निकालते हैं तो वहां पे बेटा हमारे को इसकी जरूरत पड़ती है। समझ में आती है बात बेटा? फोर्थ पॉइंट, जब भी आपको प्रश्न में ताप नहीं बताता है तो आप कमरे का ताप मान के चलते हैं, अर्थात लगभग 298 केल्विन मान के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो अपन ने इसमें क्या लिखा? जब भी प्रश्न में ताप ना बताए तो आप कमरे का ताप मान के क्वेश्चन को सॉल्व करें। जब भी प्रश्न में ताप ना बताए तब कमरे का ताप बेटा 25 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में बात करें तो 298 केल्विन मानकर प्रश्न को सॉल्व करें। समझ में आ गई बात बेटा? एक जब भी प्रश्न में बम कैलोरीमीटर से रिलेटेड बात की जाए तो हमेशा याद रखिएगा बम कैलोरीमीटर में आयतन नियत रहता है। समझ में आ रही है बात? तो नियत आयतन पर ऊष्मा का मापन करते हैं। बम कैलोरीमीटर में नियत आयतन पर, बेटा नियत आयतन है इसका मतलब क्या होगा? डेल्टा V जीरो। नियत आयतन पर ऊष्मा का मापन करते हैं, ये आपको ध्यान रखना। जब भी बम कैलोरीमीटर की बात करेगा तो वहां पे आप नियत आयतन मान के चलोगे। नियत आयतन मतलब डेल्टा V कितना मान लोगे? 0, और उसके ऊपर बेटा आप ऊष्मा का मापन करेंगे। समझ में आ रही है बात बेटा? तो नेक्स्ट पॉइंट, ये जो 2-3 पॉइंट है बेटा ये इंपॉर्टेंट भी है। जब भी किसी आदर्श गैस को समतापीय रूप से, समतापीय बोल दिया है, याद रखें, समतापीय रूप से संपीड़ित या प्रसारित किया जाता है तो उसकी एंथैल्पी और उसकी आंतरिक ऊर्जा का मान क्या रहता है? नियत रहता है। तो देखिएगा क्या बोल रहा हूं, किसी आदर्श गैस को समतापीय रूप से, याद रखें इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन भी आएंगे, समतापीय रूप से संपीड़ित या प्रसारित करने पर, संपीड़ित या प्रसारित करने पर उसकी आंतरिक ऊर्जा, तथा एंथैल्पी का मान नियत रहता है। एंथैल्पी का मान नियत रहता है, अर्थात अब बेटा मान नियत है अर्थात उनमें परिवर्तन कितना हो जाएगा? 0। डेल्टा H 0 तथा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा E इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। सेम एज अपन रुद्धोष्म प्रसार, रुद्धोष्म प्रक्रम में बात करें तो रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है बेटा? एंथैल्पी तो नियत रहती है लेकिन आंतरिक ऊर्जा नियत नहीं रहती है। तो अपन ने यही लिख दिया सेम। यहाँ पे क्या था? समतापीय। अब लिख रहे हैं रुद्धोष्म प्रक्रम में, रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस को संपीड़ित या प्रसारित करने पर एंथैल्पी का मान तो नियत रहता है पर आंतरिक ऊर्जा का मान नियत नहीं रहता है। ये दोनों में फर्क है। यहाँ पे दोनों का मान नियत था इसलिए दोनों में परिवर्तन 0 आया। यहाँ पे क्या बोला? केवल एंथैल्पी का मान नियत रहेगा, आंतरिक ऊर्जा का नहीं। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस को संपीड़ित या प्रसारित करने पर एंथैल्पी का मान नियत रहता है परंतु आंतरिक ऊर्जा का मान नहीं। आंतरिक ऊर्जा का मान नहीं, ये ध्यान रखें। केवल एंथैल्पी का मान नियत रहेगा बेटा, आंतरिक ऊर्जा का मान नियत नहीं रहता है। अर्थात अपन यहां पे क्या कह सकते हैं? देखिएगा,
अर्थात डेल्टा H 0 होगा, डेल्टा E 0 नहीं होगा, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा का मान बेटा नियत नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए जो आपके न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे। पहली बात तो कमरे का ताप नहीं दिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन मान के सॉल्व कर लें। दूसरा बम कैलोरीमीटर, बेटा बम कैलोरीमीटर क्या होता है, इसका टॉपिक हमारे पास नहीं है, लेकिन कई बार न्यूमेरिकल में दे दे तो एक पॉइंट याद रखें, नियत आयतन पर ऊष्मा का मापन करेंगे। तो बम कैलोरीमीटर की जब भी बात करेंगे तो वहां पे डेल्टा V अपन 0 कंसीडर करके चलेंगे। बेटा आप किसी आदर्श गैस को या तो समतापीय रूप से संपीड़ित कर लो, प्रसारित कर लो, या रुद्धोष्म रूप से संपीड़ित प्रसारित कर लो। तो समतापीय में किया तो डेल्टा H और डेल्टा E दोनों 0 होगा, और रुद्धोष्म रूप में किया, रुद्धोष्म प्रक्रम के अकॉर्डिंग किया तो डेल्टा S तो 0 होगा, बट डेल्टा E 0 नहीं होगा। तो बेटा डेल्टा H 0 है, इसलिए इसे कई बार सम एंथैल्पिक प्रक्रम भी कहते हैं। नाम से समझना, सम एंथैल्पिक प्रक्रम मतलब जिसमें एंथैल्पी समान हो, और एंथैल्पी समान है तो बेटा एंथैल्पी में परिवर्तन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फर्क समझ में आ गई है के बाद बेटा, चलूं आगे इसमें। तो ये बेटा अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए। अब अपन न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ेंगे कि जो हमने एंथैल्पी और ऊष्मांश से रिलेटेड न्यूमेरिकल किए हैं वो किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, उनकी बात करेंगे। डन बेटा, चलूं आगे। तो एक बार मैं इसको रफ करता हूं, फिर अपन बेटा आगे की बात करते हैं। बेटा आगे चलते हैं अपन न्यूमेरिकल्स की ओर। कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको इधर करवा रहा हूं, कुछ अपन जब शीट डिस्कस करेंगे बेटा उस टाइम बताऊंगा। तो पहले भी बोल दिया है, जो भी ऊष्मागतिकी के जो टॉपिक अपने हो गए उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल मिले उन्हें आप बेटा सॉल्व करते चलें। तो देखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट बात है, कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मीथेन के दहन के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर डेल्टा H तथा डेल्टा E में संबंध लिखिए। तो देखिएगा, मीथेन के दहन के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर डेल्टा H व डेल्टा E में संबंध लिखिए या संबंध बताइए। बेटा पहली बात तो दहन की अभिक्रियाएं मैं आपको बता चुका हूं, ये मैंने आपको मोल में भी बताई थी कि दहन की अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। आप लोगों को ये याद होना चाहिए, और फिर भी याद नहीं है तो कुछ अभिक्रियाएं दहन की मैं आपको दोबारा लिखवा रहा हूं, जिससे बेटा आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। समझ में आ रही है क्या बात बेटा? तो बेटा एक बार दहन की कुछ अभिक्रियाएं अपन देख लेते हैं, फिर अपन इन क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि बेटा हर जगह दहन से रिलेटेड बात करेंगे और आपको अभिक्रिया लिखनी नहीं आएगी तो बेटा फिर दिक्कत हो जाएगी। तो देखिएगा, दहन की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। आप लोगों को याद होगा, वैसे अपन ने मोल वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, जो मैंने कुछ आपको स्टैंडर्ड अभिक्रियाएं लिखवाई थी, कुछ दोबारा लिखवा रहा हूं जिससे बेटा आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। डन। तो दहन की अभिक्रियाओं की बेटा बात करें तो देखिएगा, पहले मैं एल्केन के दहन की बात कर रहा हूं। तो एल्केन का दहन क्या होगा? एल्केन का दहन, तो एल्केन का दहन बेटा CnH2n+2, इसे एल्केन बोलते हैं। एल्केन का फॉर्मूला आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा है, CnH2n+2। बेटा n क्या होगा? n होता है कार्बन की संख्या, प्लस 3n+1/2O2। और जैसे ही अपन ने इसे गर्म किया, ये त्रिभुज क्या है, डेल्टा क्या है, गर्म करने का साइन, तो आपका बनेगा NCO2 + N+1H2।
तो आपको बोला था जब भी हाइड्रोकार्बन का दहन किया जाता है तो CO2 और जल बनता है। N क्या है, जहां भी अपन N बात कर रहे हैं वो सारे बेटा क्या है, कार्बन की संख्या को बता रहा है। जैसे मेथेन की बात करूं तो मेथेन का मतलब N बराबर 1, एक कार्बन होता है, N बराबर 1 पुट कर लो। तो इसकी बात करूं तो देखिएगा CH4 प्लस N बराबर 1 पुट किया है, 3 और 1 4/2, 2 2, जैसे ही गर्म किया CO2 प्लस 2H2। तो अब बेटा आपको संतुलित करके नहीं देखना, आपने N बराबर 1 पुट कर दिया, एल्केन है, तो सीधे आपको डायरेक्ट संतुलित अभिक्रिया मिलेगी। डन। अब इसको देखे आगे कर लेते हैं। तो बेटा आपको बोल दिया है कि जो भी ये हाइड्रोकार्बन होते हैं इसमें ये गैसेज हैं, बेटा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ताप 100 डिग्री है बेटा, या तो कमरे का ताप होगा, कमरे के ताप पर H2O जल के रूप में होता है, लिक्विड के रूप में होता है। सही बात है, कमरे के ताप पे तो आप H2O को क्या बोल देते कि सर लिक्विड है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे ताप 100 डिग्री सेल्सियस दिया है, 100 डिग्री सेल्सियस पे जल उबलने लगता है और वाष्पित हो जाएगा, तो उस केस में जल लिक्विड नहीं होकर के बेटा किस में बदल जाएगा, गैस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखें, यदि आपको ताप 27 डिग्री दिया है तब तो जल को आप लिक्विड माने, और ताप 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया है तब जल को आपको क्या मानना पड़ेगा बेटा, गैस मानना पड़ेगा। और यहां गलती कर दी तो आपका क्वेश्चन गलत होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ में आ गई बात बेटा। तो अब यहां पे डेल्टा एनजी देखो, डेल्टा एनजी का कल फॉर्मूला बताया था आपको मैंने, क्या बोला था, उत्पाद के गैस मोल, उत्पाद के गैस मोल जो टोटल है उत्पाद में, माइनस अभिकारक में गैस मोल। लेकिन ये ध्यान रखें, लेते केवल गैस मोल है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लेंगे। तो डेल्टा एनजी उत्पाद में कितने होंगे, देखो ये उत्पाद होता है, एरो के राइट हैंड साइड उत्पाद, एक तो ये रहा, दो ये रहे, 3 हो गए क्योंकि सारे गैस हैं, माइनस अभिकारक के, गैस के लेने हैं केवल, ध्यान रखें, 1 और 2 3, कितना आ गया, 0 आ गया क्या, चेक करो देखें, 0 आ गया जब तो सही है, अदरवाइज फिर बेटा नहीं तो अपने पास दिक्कत है। ये चीज आपको बेटा पता होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो 0 आ गया और 0 आ गया, तो अब अपन को पता है, चूंकि मैंने केस भी लिखवाया है, यदि आप कल जो अपना पहले वाला लेक्चर था उसमें चेक करोगे, डेल्टा एच और डेल्टा ई में संबंध में, कि केस 1 डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0 है तो डेल्टा एच और डेल्टा ई बराबर होगा, केस 2 डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो डेल्टा एच बड़ा होगा डेल्टा ई से, केस 3 डेल्टा एन जी नेगेटिव है तो डेल्टा एच छोटा होगा डेल्टा ई से। याद करो जो लास्ट लेक्चर में लास्ट में चार्ट बनवाया था डेल्टा एच डेल्टा ई में संबंध, वहां पे इंपॉर्टेंट भी बताया था। तो आज चूंकि डेल्टा एन जी 0 है तो मैं बोल सकता हूं डेल्टा एच और डेल्टा ई क्या होंगे बेटा, आपके बराबर होंगे, और यही हमसे पूछा था, संबंध पूछा था, जो हमने बता दिया है कि किस तरीके से संबंध प्रदर्शित कर रहा है। तो बेटा पहला अपन ने देखा, फिर से इधर कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं की बात करते हैं। एल्केन आया जिसको हमने चेक कर लिया, इसके बाद मैं सेकंड बात कर रहा हूं बेटा एल्कीन का दहन। तो एल्कीन का दहन की बात करें, एल्कीन क्या होता है, CnH2n, इसे एल्कीन बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए देखें बेटा 3n/2O2 NCO2 NH2, देख लो बैलेंस है क्या बेटा, n कार्बन 2n हाइड्रोजन 2n हाइड्रोजन 3n ऑक्सीजन, तो 2n और n 3n ऑक्सीजन आ गया। समझ में आ गई बात बेटा। तो हमने एल्केन का दहन देखा, एल्कीन का दहन देखा। थर्ड हम बात कर रहे हैं बेटा हाइड्रोकार्बन का दहन। अब हमको बता नहीं रखा है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है, हम बोल सकते हैं एल्केन एल्कीन एल्काइन कुछ भी हो सकता है। तो अब C और H दोनों की संख्या हमें नहीं पता, तो CXHY। अब आपको मान लीजिए एथेन देखना है, C2H6, तो X तो हो जाएगा 2 और Y हो जाएगा 6, तो उसके अकॉर्डिंग अभिक्रिया लिख देते हैं अब अपन। तो देखिए बेटा क्या होगा, X + Y/4 O2 X CO2 Y/2 H2। चेक कर लेते हैं, X कार्बन Y हाइड्रोजन, ये कट गया, Y हाइड्रोजन 2X ऑक्सीजन Y/2 हाइड्रोजन। सही बात है बेटा। तो ये अपना हाइड्रोकार्बन का हो गया। हमने एल्केन देख लिया, एल्कीन देख लिया,
हाइड्रोकार्बन का दहन देख लिया, समझ में आ गई बात बेटा। ऐसे ही बेटा कई बार एथेनॉल के दहन की बात कर लेता है, तो आपने ऑर्गेनिक में एथेनॉल का फॉर्मूला पढ़ा है C2H5OH, बोलो सही बात है क्या? तो एथेनॉल बोले तो C2H5OH, इसका दहन देखते हैं कैसे होगा। तो इसका जैसे दहन करेंगे क्या बनता है देखते हैं। दो कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं 5 और 1 6, 6 हाइड्रोजन, तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देखते हैं बेटा, 2 दूना 4 और 3 7 ऑक्सीजन है, एक तो ये रहा 6 के लिए 3O2 आ जाएगा बेटा। ऐसे ही एक लास्ट और देख लेते हैं, सुक्रोज का दहन। सुक्रोज का फॉर्मूला अपन पढ़ के आए हैं, क्या होता है C12H22O11, ये सुक्रोज है आपका। तो इसका देखें अपन तो 12CO2 प्लस 11H2O, तो देखिए 12 कार्बन 22 हाइड्रोजन, 11 दूना 22 हाइड्रोजन, 11 ऑक्सीजन की देखें 12 दूना 24, भाई 11 ऑक्सीजन से 11 ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, 12 दूना 24 ऑक्सीजन, तो इधर 12 ऑक्सीजन लिख दो। तो ये बेटा आपका हो गया सुक्रोज का दहन। तो अपन बात करें ये आपका क्या है बेटा, तो इसकी अपन बात करें, इसे बोलते हैं एल्केन। इसकी बात करें ये क्या है आपका एल्कीन। इसकी बात करें ये क्या है आपका हाइड्रोकार्बन, कोई सा भी हो सकता है, जनरल बात की है। इसकी बात करूं ये क्या है आपका एथेनॉल। इसकी बात करूं ये क्या है आपका सुक्रोज। समझ में आ गई बात बेटा। तो अपन ने जनरल दहन की अभिक्रियाएं लिखी हैं कि दहन की अभिक्रियाएं किस आधार पे अपन ने की है। डन। जिसमें अपन ने क्या क्या देखा है बेटा, एल्केन, एल्कीन, हाइड्रोकार्बन, एथेनॉल, इन सबसे रिलेटेड बेटा अपन ने बात की है। तो इसका अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 देख चुके हैं, जिसमें डेल्टा एच और डेल्टा ई में संबंध की अपन ने बात की थी। डेल्टा एच और डेल्टा ई में अपन ने लास्ट क्लास में देखा था 3 केस होते हैं बेटा। कौन कौन से केस? जब डेल्टा एन जी 0 है तो उस केस में डेल्टा एच और डेल्टा ई इक्वल होगा। जब डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो उस केस में डेल्टा एच ग्रेटर देन होगा डेल्टा ई से। जब डेल्टा एन जी नेगेटिव है उस केस में डेल्टा एच लेस देन होगा डेल्टा ई से। तो बेटा इन सब केसेस की अपन ने बात की थी, इनसे रिलेटेड मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए और कुछ अपन बेटा आगे बात करेंगे। तो ये बात समझ में आती है। चलूं आगे, इसको रफ करूं। डन। ये पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखने। वैसे तो आपने ऑर्गेनिक में बहुत चीजों का दहन पढ़ा है, लेकिन अपने पास फिजिकल केमिस्ट्री में मेनली इनसे रिलेटेड दहन की बात करेगा। दहन मतलब जिसमें हमेशा CO2 और जल बनता है। इज इट ओके? चलो बेटा आगे, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत? डन। तो इसको रफ करता हूं और आगे की बात करते हैं बेटा अपन। तो बेटा आगे कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है। 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रोपेन के दहन के लिए नियत दाब पर ऊष्मा तथा नियत आयतन पर ऊष्मा में अंतर गैस नियतांक के पदों में बताएं। तो देखिए 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रोपेन के दहन के दौरान दहन के लिए नियत दाब पर ऊष्मा, नियत दाब पर ऊष्मा तथा नियत आयतन पर ऊष्मा, ऊष्मा में अंतर R के पदों में बताएं। R के पदों में क्या होगा? किस पे? नियत दाब पर ऊष्मा और नियत आयतन पर ऊष्मा। तो बेटा एक चीज याद रखें, जब भी अपन नियत दाब पर ऊष्मा और नियत आयतन पर ऊष्मा की बात करते हैं
तो मैंने आपको ये पहले भी बताया है, नियत दाब पर ऊष्मा इसका मतलब होता है डेल्टा एच। आप देखिएगा पहले वाले लेक्चर में बताया है। और नियत आयतन पर ऊष्मा की जब भी बात की करते हैं तो बेटा अपन बात कर रहे हैं डेल्टा ई। ये दो चीजें आपको याद होनी चाहिए। आप जाके पीछे चेक कीजिए, आपको समदाबी प्रक्रम और सम आयतनी प्रक्रम जहां बताया था वहां पे आपको बताया था कि नियत आयतन पर ऊष्मा डेल्टा ई होती है और नियत दाब पर ऊष्मा डेल्टा एच होता है। समझ में आती है बात बेटा? तो इसके आधार पे पहले अपन प्रोपेन का दहन, फिर से ताप इंपॉर्टेंट है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस इसका मतलब जल आपका लिक्विड नहीं होगा, गैस होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो बेटा मैं प्रोपेन का दहन करूं तो देखिएगा, प्रोपेन बोले तो C3H8, क्योंकि मैथ एथ प्रोप 3 कार्बन की बात कर रहा है, C3H8 आ गया। तो आपने बोला C3H8 प्लस O2, जैसे ही इसे गर्म किया 3CO2 प्लस 4H2O। बोलो बेटा सही बात है क्या? और ऑक्सीजन देख लें अपन, तो प्रोपेन जो एल्केन का दहन करा था वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं और यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। डन। तो इधर ऑक्सीजन कितनी आ जाएगी? 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 4 10 ऑक्सीजन है, 10 ऑक्सीजन है तो 5 हो जाएगी। डन। तो बेटा ये हमारे पास दहन हुआ, 3 कार्बन 8 ऑक्सीजन, 5 दूना 10 सॉरी 8 हाइड्रोजन, 5 दूना 10 ऑक्सीजन, 3 दूना 6 और 4 10 ऑक्सीजन। बेटा ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है। फिर से बोल रहा हूं, चूंकि 100 डिग्री सेल्सियस ताप है इसलिए ये क्या होगा? गैस होगा, जल लिक्विड नहीं होगा, H2O लिक्विड नहीं होगा। 27 डिग्री सेल्सियस ताप रहता, कमरे का ताप रहता तो लिक्विड रहता, लेकिन 100 डिग्री तो वो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया, इसलिए इसे अपन गैस मान के चलेंगे। यहां से बेटा डेल्टा Ng, फिर से वही बात, उत्पाद के गैस मोल 3 और 4 7, माइनस अभिकारक के गैस मोल 5 और 1 6, कितना आया? 1। चूंकि हमने पढ़ा है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा NgRT। बोलो सही बात है क्या बेटा? सही बात है। ताप की मैं बात करूं, ताप दिया है आपको 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा? 373 केल्विन। केल्विन की बात हो रही। डन बेटा। तो यहां से बेटा आपसे पूछा है नियत दाब पर ऊष्मा तथा नियत आयतन में ऊष्मा में अंतर, तो पूछा है डेल्टा H माइनस डेल्टा ई। नियत दाब पर ऊष्मा माइनस नियत आयतन पर ऊष्मा कितना आएगा? डेल्टा NgRT। तो यहां से बेटा सॉल्व किया, डेल्टा H माइनस डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा NgRT। डेल्टा Ng कितना है बेटा आपका? 1। आर के पदों में ही पूछा है, सॉल्व नहीं करना है, आर के पदों में बात की है। टेम्परेचर 373, हमेशा याद रखें टेम्परेचर जब भी सॉल्व करते हैं केल्विन में ही बात की जाती है। तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा? 373 आर, ये आपका आंसर होगा। तो बेटा जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ, इजी क्वेश्चन आते हैं, हार्ड नहीं आते। छोटी छोटी बातें याद रखनी है कि 100 डिग्री है तो इसको गैस मानना है, इसको लिक्विड मान लोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और गलत वाला भी आपको ऑप्शन में मिलेगा तो वो टिक कर दोगे तो बेटा दिक्कत होगी। समझ में आती है बात? आगे फिर से देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और। आगे बात करें तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए। देखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 मोल CO का दहन, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 मोल CO का दहन बम कैलोरीमीटर में कराने पर, बम कैलोरीमीटर में कराने पर उत्सर्जित ऊष्मा
उत्सर्जित ऊष्मा 780 किलो कैलोरी है, किलो कैलोरी है, नहीं, बम कैलोरीमीटर में कराने पर उत्सर्जित ऊष्मा 100 किलो कैलोरी है, 100 किलो कैलोरी है, तब डेल्टा एच की गणना कीजिए। तो बेटा पहली बात तो आपको क्या बोला है, सीओ का दहन बोला है भाई, 1 मोल का। तो सीओ का दहन, सीओ ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और CO2 बनाएगा, बैलेंस कर लो, हाफ O2 डन। 1 मोल सीओ का अपन ने दहन कर दिया, तो ये अपने पास बैलेंस अभी क्रिया हो गई, ये गैस, ये गैस, ये गैस। यहां से मैं डेल्टा एनजी कैलकुलेट करूं, उत्पाद के कुल गैस मोल 1 माइनस अभिकारक के कुल गैस मोल 1 प्लस हाफ, तो 1 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा, माइनस हाफ आएगा बेटा, ये माइनस हाफ आ गया आपका। अब देखो चूंकि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजी आर टी होता है, ये आपको पता है। तापमान आपको दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 जोड़ो 300 केल्विन आएगा। कैलोरी से रिलेटेड बात कर रहा है, तो आर का मान कैलोरी में होता है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, ये आपको पता है, पता है बेटा। तो अब देखिएगा अपन को डेल्टा एच निकालना है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई कितना है, 100 किलो कैलोरी, इसे किलो में ही चलने दो, आगे वाले को भी अपन किलो में बदल लेंगे, प्लस डेल्टा एनजी आर टी, तो डेल्टा एनजी है माइनस हाफ, आर है आपका 2 कैलोरी है, तो 2 को किलो कैलोरी में बदलना है, तो बटा 1000। बोलो सही बात है क्या, ये बटा 1000 क्यों किया है, क्योंकि हमको इसे किलो में बदलना है, क्योंकि ये भी किलो में है तो इसे भी किलो में बदल लो। समझ में आ गई बात। ताप कितना है आपका 300 केल्विन, तो बेटा यहां से एक बार इसको दोबारा लिख के सॉल्व करते हैं, 1000 ये कितना हो जाएगा, देखो 2 से 2 गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो बेटा 0.3 आया, तो माइनस 0.3। देखो देखे सही बात है क्या, कैलकुलेशन वगैरह एक बार चेक कर लो, कैलकुलेशन सही है क्या। तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास, एक सेकंड बेटा देख लेते हैं, बिल्कुल बेटा, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस, तो ये आ गया है 0.5 मतलब 1/2, 2 आपके पास आया है कैलोरी, उसको चेंज किया, ये 100.3। अब बेटा एक चीज याद रखें, एक तो ऊष्मा अपन ने दी और एक ऊष्मा सिस्टम ने दी। तो कल मैंने आपको चिन्ह परिपाटी बताई थी, वहां पे मैंने आपको बताया था यदि निकाय ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा है तो माइनस आएगा, और हम निकाय को ऊष्मा दे रहे हैं तो प्लस आएगा। तो यहाँ पे उत्सर्जित हुई है ऊष्मा, मतलब निकाय ने उत्सर्जित की है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसको माइनस लेना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखिए, क्योंकि खुद निकाय उत्सर्जित कर रहा है। तो अपन ने बोला था निकाय द्वारा काम किया है या निकाय द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित हुई है तो माइनस आता है, इसलिए माइनस हो गया। तो -100 और -0.3, -100.3 आ जाएगा बेटा, 100.3, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, किलो कैलोरी। बोलो समझ में आती है क्या बात बेटा, क्लियर हो गई बात। तो इसमें याद रखने वाली बात क्या थी कि सर यहाँ पे निकाय ने ऊर्जा उत्सर्जित की थी, इसलिए हमको इसे क्या लेना पड़ेगा बेटा, माइनस लेना पड़ेगा। समझ में आती है क्या बात बेटा, डन। कुछ क्वेश्चंस और करवा दूं। अब बेटा धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि किस अकॉर्डिंगली अपने ये क्वेश्चंस हो रहे हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, उसके बाद फिर बेटा अपन आगे बात करेंगे। इसको रफ कर देते हैं फिर आगे चलते हैं। देखिएगा बेटा एक क्वेश्चन और,
अभिक्रिया 2CO प्लस O2, अभिक्रिया 2CO प्लस O2 चेंज इनटू 2CO2 के लिए बेटा डेल्टा H दिया है आपको, डेल्टा H 560 किलो जूल, 560 किलो जूल। 1 लीटर के बंद पात्र में अभिक्रिया हो रही है, तो क्या बोल रहा है देखो, 1 लीटर के बंद पात्र में अभिक्रिया संपन्न होती है यदि अभिक्रिया के पूर्ण होने के बाद, यदि अभिक्रिया के पूर्ण होने के दौरान दाब 70 एटीएम से 40 एटीएम तक हो जाता है, तब डेल्टा ई की गणना कीजिए। यही क्वेश्चन बोला है आपको। क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग बेटा आपको चलना है। डन। तो बेटा एक बार अपन आगे देख लेते हैं इसको। बेटा इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, वही डेल्टा एच डेल्टा ई, दो चीजों की बात कर रहा है। तो हमने बोला डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी। तो याद रखें आज डेल्टा एनजीआरटी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे को बेटा यहाँ पे डेल्टा एनजीआरटी से बात नहीं करनी है, हमको दाब आयतन से रिलेटेड बात करनी है। और दाब और आयतन से रिलेटेड जब बात होती है तो डेल्टा एच का एक फॉर्मूला ये भी बताया था, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पीवी के रिस्पेक्ट में बात की जाती है, याद आ गया हो। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पीवी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। और बेटा यहाँ पे आज आपको बोला है दाब परिवर्तित हो रहा है, आयतन परिवर्तित नहीं हो रहा है, बंद पात्र है। तो बंद पात्र का मतलब बेटा आयतन नियत होता है, याद रखें। जब भी प्रश्न में बंद पात्र बोल दे इसका मतलब आयतन नियत है। आयतन नियत है तो डेल्टा वी 0 हो गया, तो अपन क्या बोलते हैं देखो, पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी। देखो लिखवाया था क्या ये फॉर्मूला, कल लिखवाया था। चूंकि बंद पात्र है तो डेल्टा वी आपका कितना हो जाएगा, 0। अपन यहाँ पे लिख देंगे चूंकि बंद पात्र है तो क्या होता है, आयतन नियत होता है। आपको क्या मिल गया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस वी डेल्टा पी। तो बेटा इधर से देखिएगा, डेल्टा एच आपको दे दिया है 560 किलो जूल, किलो में ही चलने दो, देखते हैं आगे क्या होता है। इज इक्वल टू डेल्टा ई आपको निकालना है प्लस वी कितना है आयतन, 1 लीटर का पात्र, डेल्टा पी P2 माइनस P1, तो ये आ गया P2 माइनस P1। तो बेटा यहां से आपके पास आया 560 इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस P2 माइनस P1, तो ये 40 माइनस 70 हो गया, तो 40 माइनस 70, तो यहां से आया बेटा 560 इज इक्वल टू डेल्टा ई। ये बेटा जो आया आपके पास एटमॉस्फेयर लीटर में आया, क्योंकि यहाँ पे ये तो एटीएम ये लीटर, तो ये किस में आया, एटमॉस्फेयर लीटर में आया। समझ में आ गई बात। तो एटमॉस्फेयर लीटर को चेंज करने के लिए एक आपको चीज बताई है, 1 एटमॉस्फेयर लीटर इज इक्वल टू 101.3 जूल या 0.1 किलो जूल। बोला है क्या, समझ में आ गई बात। तो ये एटमॉस्फेयर लीटर को मुझे बेटा किलो जूल में बदलना है, तो देखो मैंने क्या किया, ये आया -30 इंटू 0.1। ये 0.1 क्यों किया है, जिससे ये किलो जूल में चेंज हो जाए। किलो जूल में चेंज क्यों किया है बेटा, क्योंकि यहां भी जो अपने पास 560 है वो किलो जूल में चल रहा है, मात्रक समान रखने पड़ते हैं। तो बेटा यहां से क्या हो गया आपके पास 560 इज इक्वल टू डेल्टा ई, इसको सॉल्व किया तो -3 आया। बोलो सही बात है क्या। अब इस -3 को इधर ले आओ तो डेल्टा ई इज इक्वल टू 563 किलो जूल। समझ में आ गई होगी बात, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। दोबारा से समझ ले क्या करना चाह रहा हूं बेटा। चूंकि डेल्टा एच आपका किलो जूल में है, तो इसलिए मैंने आपके पास जो एटमॉस्फेयर लीटर आया था मात्रक, उसको बेटा मैंने किलो जूल में बदलने के लिए 0.1 से मल्टीप्लाई किया, जिससे डेल्टा ई का मान ये भी किलो जूल ये भी किलो जूल, तो किलो जूल में सॉल्व होके आए। समझ में आ गई बात।
तो ये मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन करवाए जो अपने डेल्टा एच और डेल्टा ई से रिलेटेड थे, जिनको अपन को कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीजें बेटा मैंने आपको इसमें समझाई है। चलूं आगे, तो अब बेटा अपन इसमें आगे और बात कर लेते हैं थोड़ी सी। याद रखें क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस मात्रक का डेल्टा एन जी का ताप का ध्यान रखना है। जैसे ताप आपके पास यदि 100 डिग्री सेल्सियस आ रहा है तो जल आपका गैस होगा, ये चीजें बेटा आपको पता होनी चाहिए। ये गलत करोगे तो फिर बेटा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब अपन इसमें कुछ आगे परिभाषाओं से रिलेटेड बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक चल रहा है बेटा ऊष्मा धारिता, हीट कैपेसिटी, जिसके लिए अपन बात करेंगे कैसे कैसे परिभाषाएं आ रही हैं, इनसे रिलेटेड बेटा फॉर्मूले क्या आ रहे हैं। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट ऊष्मा धारिता। ऊष्मा धारिता को बेटा सी से बताते हैं और इंग्लिश में अपन बात करें तो इसे बोलते हैं हीट कैपेसिटी। क्या होता है बेटा, किसी निकाय का ताप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है उसे बेटा अपन क्या बोलते हैं, ऊष्मा धारिता बोलते हैं। ये एक मात्रात्मक गुण और पथफलन होता है। चलें आगे, तो देखिएगा इसमें ऊष्माधारिता सी, अपन ने क्या बोला, किसी निकाय का ताप किसी निकाय का ताप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ऊष्माधारिता कहलाता है, जिसे सी से बताते हैं हीट कैपेसिटी बोलते हैं। इसके लिए बात करें कैसा है, तो देखिएगा यह एक मात्रात्मक गुण तथा पथफलन है। समझ में आ गई बात। तो ऊष्माधारिता हीट कैपेसिटी क्या होता है, निकाय का ताप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। निकाय के ताप की बात की, सिंपल, कितना, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाना है। इसी से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं और देखिए। मैंने बोला मोलर ऊष्माधारिता, मोलर ऊष्माधारिता, बेटा मोलर ऊष्माधारिता बोले तो मोलर हीट कैपेसिटी, ये देखिए क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी 1 मोल पदार्थ का, यहां पे निकाय की बात की थी, उसके मोल या वजन की बात नहीं की थी। मोलर का मतलब 1 मोल से बात की जाएगी। तो अपने क्या बोला, 1 मोल पदार्थ का ताप, अब वही चलेगा सेम, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाएगा आपका बेटा, मोलर ऊष्माधारिता कहलाता है। ये बेटा कैसा है, यह मात्रा स्वतंत्र गुण है। ये याद रखना है भाई आपको, अपन ने वहां पे पढ़े भी थे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मात्रा स्वतंत्र गुण है। इनमें और इसमें रिलेशन बताएं तो क्या होता है बेटा, मोलर ऊष्माधारिता आपका क्या होगा, ऊष्माधारिता बटा मोल। तो अपन ने बोला मोलर ऊष्माधारिता इज इक्वल टू ऊष्माधारिता, जो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा, उसमें 1 मोल का भाग लगा दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, मोलर ऊष्माधारिता आ जाता है। समझ में आती है बात बेटा। तो ऊष्माधारिता हो गया, मोलर ऊष्माधारिता हो गया। अब अपन पढ़ रहे हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता, इसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बेटा देखिएगा फर्क किसमें आ रहा है, केवल था ऊष्माधारिता ही, इधर मोलर आ गया और इधर विशिष्ट आ गया। मोलर मतलब 1 मोल पदार्थ की ताप की बात कर रहे हैं, बाकी सेम है। यहाँ पे 1 ग्राम पदार्थ के ताप की बात करेंगे। क्या बोला देखिए, 1 ग्राम
पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ताप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा आपका क्या कहलाएगा बेटा? विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहलाएगा। तो बेटा यह भी क्या है? ये मात्रा स्वतंत्र गुण था, जबकि ये मात्रात्मक गुण और प्रतिफलन था। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी। बाकी सारी जितनी भी अब आएंगी वो सब क्या होंगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब यह एक मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है। यह एक मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है। समझ में आ गई क्या बात बेटा? इसके बाद इसका फॉर्मूला देखें तो बेटा क्या आया? विशिष्ट ऊष्मा धारिता, विशिष्ट ऊष्मा धारिता इज इक्वल टू क्या होता है? ऊष्मा धारिता बटा ग्राम मात्रा। जो भी ग्राम मात्रा से रिलेटेड बात की जा रही है उसके लिए बात कर रहे हैं बेटा। ऊष्मा धारिता बटे ग्राम, कितने ग्राम मात्रा है उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो बेटा 3 इंपॉर्टेंट परिभाषाएं देखी अपन ने। क्या क्या देखी है अपन ने? एक तो ऊष्मा धारिता देखी है, एक मोलर ऊष्मा धारिता देखी है, एक विशिष्ट ऊष्मा धारिता देखी है। समझ में आई बात? समझ में आ गई क्या बात बेटा? तो बेटा एक इसी में अब अपन कैलोरी की बात और करेंगे। वो परिभाषा और देख लेते हैं कि कैलोरी एक्चुअली में होता क्या है। ये तीनों डेफिनेशन बेटा बस डेफिनेशन ध्यान रखनी है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। सिंपल पदार्थ, 1 मोल आ गया तो मोलर ऊष्मा धारिता, ग्राम आ गया तो विशिष्ट ऊष्मा धारिता। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बाकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसी के जैसा अपन एक बात करते हैं कैलोरी की। कैलोरी की परिभाषा कैसे लिखते हैं उसकी बात देख लेते हैं। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट कैलोरी। कैलोरी को कैसे डिफाइंड कर रहे हैं बेटा? कैलोरी जनरली जल के लिए बात की जाती है। तो यहां पे अपन क्या बात कर रहे हैं? 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो उसके लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी उसे क्या बोला जाएगा बेटा? कैलोरी बोला जाएगा। समझ में आ गई बात? तो देखिएगा 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, यहां पे बेटा देखिए पदार्थ कौन सा है? फिक्स जल है। कितना? 1 ग्राम। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाता है? कैलोरी कहलाता है। समझ में आ गई बात? 1 ग्राम जल का ताप बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस। ये बेटा कैसा गुण है? तो देखिएगा यह एक मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। याद रखें, मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है, मतलब पदार्थ के द्रव्यमान और आकार पे निर्भर नहीं कर रहा है। नेक्स्ट बेटा इसके लिए क्या बोल रहे हैं? मान लीजिए 1 ग्राम पदार्थ है, 1 ग्राम जल है। कैलोरी केवल किसके लिए बात कर रहे हैं? जल के लिए। 1 ग्राम जल का ताप dt डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें dq ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता है। समझ में आ गई बात? तो अपन क्या बोलेंगे देखिए, माना कि निकाय का ताप dt डिग्री सेल्सियस बढ़ाने हेतु dq ऊष्मा की आवश्यकता है, तब अपन क्या बोल सकते हैं? C इज इक्वल टू dq अपॉन dt। समझ में आ गई? तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन बोल दो या कैलोरी पर केल्विन बोल दो। समझ में आ गई क्या बात बेटा? तो ये बेटा अपन ने यहाँ पे
अलग अलग केसेस की बात की है कि किस अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आती है क्या बात बेटा? डन। ऐसे ही बेटा अपन अब इसके अलग अलग केसेस की भी बात कर सकते हैं। तो इसका मात्रक की बात करूं तो मात्रक अपन क्या बोल देंगे? जूल पर केल्विन या कैलोरी पर केल्विन। जूल पर केल्विन या क्या हो जाएगा इसका मात्रक? कैलोरी पर केल्विन। समझ में आ गई बात बेटा? अब बेटा अपन इसमें दो अलग अलग केसेस की बात कर सकते हैं। कौन कौन से केसेस की बात कर सकते हैं देखिएगा। एक तो आएगा केस 1, यहां पे बात कर रहे हैं, एक यहां पे बात कर रहे हैं, दोनों से रिलेटेड बात कर रहा हूं। केस 2 बेटा यहां पे अपन बात कर रहे हैं नियत दाब पर ऊष्मा की बात कर ली जाए तब क्या होगा? तो देखिएगा, निकाय को नियत दाब पर ऊष्मा दे दी जाए, नियत दाब पर ऊष्मा दी जाए, और यहां पे निकाय को नियत आयतन पर ऊष्मा दी जाए। फर्क समझना, नियत आयतन बोले तो डेल्टा ई की बात कर रहा है, और नियत दाब बोले तो किसकी बात कर रहा है बेटा आपसे? डेल्टा एच की बात कर रहा है। समझ में आती है क्या बात बेटा? तो देखिएगा क्या बोला, नियत दाब की बात कर रहा है तो C इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एच अपॉन डी टी। समझ में आ गई होगी बात? नियत दाब पर ऊष्मा जो होती है वो डी एच हो जाती है, डेल्टा एच, क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा एच, जबकि नियत आयतन पर ऊष्मा क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा ई हो जाती है। तो बेटा यहां से मैंने क्या बोला, यहां से मैं बोल सकता हूं डी एच इज इक्वल टू सी डी टी। बोलो बोल सकता हूं नहीं बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। तो ये आई नियत दाब पर ऊष्मा क्या हो जाएगी? सीपी हो जाएगी। तो अपन ने क्या बोल दी बेटा देखिएगा, तो यहां से मैंने क्या बोल दी, डी एच इज इक्वल टू सीपी डी टी, पहला फॉर्मूला। दूसरा, एम या एन मोल के लिए, एन मोल हेतु तो क्या बोला, डी एच इज इक्वल टू एन सीपी डी टी। एम ग्राम हेतु, मान लीजिए एम ग्राम की बात कर लें, एम ग्राम हेतु तो क्या हो जाएगा, डी एच इज इक्वल टू एम सीपी डी टी। बोलो बेटा सही बात है क्या? ऐसे ही अपन इधर नियत आयतन पर बात कर रहे हैं, तो नियत आयतन पर जो ऊष्मा होती है वो CV। तो देखिए क्या हो जाएगा, CV इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, और ऊष्मा को क्या लिख दिया, DE बटा dt। तो यहां से क्या आया आपका डी आया CV dt। यदि n मोल के लिए बात कर लें, n मोल हेतु यहां पे कितनी थी, 1 मोल के लिए थी, तो n मोल के लिए d इज इक्वल टू एन CV dt। m ग्राम के लिए बात कर लूं, m ग्राम हेतु तो DE इज इक्वल टू एम CV dt। तो बेटा ये 1 मोल के लिए, ये n मोल के लिए, ये m ग्राम के लिए। नियत आयतन पर हम पढ़ के आए हैं समायतनी प्रक्रम में, QV क्या हो जाता है, डेल्टा E हो जाता है। नियत दाब पर QP क्या हो जाता है, डेल्टा H हो जाता है। तो ये चीजें बेटा आपको याद रखनी है। समझ में आ गई बात बेटा? तो बेटा इसके बाद अपन इन दोनों के लिए एक लाइन लिख सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले जो हैं ये बेटा अपन क्या बोलते हैं, वास्तविक गैस के लिए केवल समदाबी प्रक्रम में लागू होंगे। तो देखिए अपन ने क्या बोला, उपरोक्त सूत्र वास्तविक गैस के केवल समदाबी प्रक्रम, याद रखें दाब नियत है, वास्तविक गैस के केवल समदाबी प्रक्रम में, जबकि आदर्श गैस के किसी भी प्रक्रम में लागू होंगे। समझ में आ गई बात? आदर्श गैस के किसी भी प्रक्रम, जबकि वास्तविक गैस के केवल समदाबी प्रक्रम में, दाब नियत है। ऐसे ही मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, ये सभी सूत्र वास्तविक गैस के केवल
समआयतनी प्रक्रम में जबकि वास्तविक गैस के केवल समआयतनी प्रक्रम में, जबकि आदर्श गैस के किसी भी प्रक्रम में लागू होंगे, किसी भी प्रक्रम में लागू होंगे। तो वास्तविक गैस के तो केवल समआयतनी में, वास्तविक गैस के केवल समदाबी में, क्योंकि यहां दाब नियत है, यहां आयतन नियत है, जबकि आदर्श गैस के बेटा किसी भी प्रक्रम में लागू होंगे। तो बेटा इस तरीके से आज अपन ने बेटा क्या पढ़ा, एंथैल्पी से रिलेटेड क्वेश्चन देखे, दहन की अलग अलग अभिक्रियाएं देखी और 4-5 परिभाषाएं देखी, जो ऊष्माधारिता, मोलर ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता, कैलोरी, तो नियत दाब पर क्या हो रहा है, नियत आयतन पर क्या हो रहा है, इनकी बात। बाकी की बात फिर बोल रहा हूं न्यूमेरिकल करके रखें, बाकी 1-2 लेक्चर के बाद या नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल जो आपके शीट के हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, डन, ओके, आज के लिए इतना बहुत है, बाकी की बात आगे करो। थैंक यू।